नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से स्टैंडर्ड वैल्यू मानक विचलन के विषय में देखेंगे कि मानक विचलन होता क्या है और कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे हम लोग माध्य विचलन ज्ञात कर रहे थे तो माध्य विचलन में एक समस्या था हम लोगों के साथ। और वो समस्या क्या था तो आप लोगों के दिमाग में अभी तक क्वेश्चन वो बरकरार है, परंतु उसका सलूशन मिला नहीं। जैसे कि हम लोग मीडिया विचलन ज्ञात करते हैं, डेविएशन जो ज्ञात करते हैं, तो डेविएशन ज्ञात करते समय जब हम पद में से माध्यिका या माध्य या बहुलक घटाते हैं तो माइनस भी आता है, तो उसे हमने कहा प्लस लिखने के लिए, और इसीलिए माड लगाते हैं। फिलहाल विचलन माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए अगर ऋणात्मक संख्या लिखते हैं तो माध्य नहीं निकल पाता है, जिसके लिए हमने कहा कि नहीं, जो भी माइनस आएगा उसको भी हमें प्लस ही रखना पड़ेगा क्योंकि माध्य निकालना है। लेकिन इसी चीज को दूर किया गया तो स्टैंडर्ड वैल्यू निकाला गया, जिसमें अगर माइनस है तो माइनस रखा जाए और प्लस है तो प्लस रखा जाए। किस चीज को? डेविएशन को, विचलन को। लेकिन जब हम माइनस है तो माइनस अगर है तो जैसे -2 है, -2 का भी वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 होगा। तो यहाँ किया क्या गया कि जो डेविएशन है उसका वर्ग किया गया और फिर वर्गों का माध्य निकाला गया। तो ये तो विचलनों के वर्ग का माध्य निकलेगा ना। जब विचलन का वर्ग करेंगे फिर उनका माध्य निकालेंगे तो विचलनों के वर्ग का माध्य आएगा। लेकिन हमें स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना है, नहीं जैसे माध्य विचलन था उसी तरह का लगभग ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या कि लास्ट में वर्गमूल ज्ञात कर लें, और किसी भी चीज का वर्गमूल आप ज्ञात करते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिखते हैं। यहां पर आपको क्या करना होगा, केवल प्लस लिखना होगा, माइनस नहीं। तो इस तरह हम देखेंगे यहाँ पर कि मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है कि समांतर माध्य, माध्यिका अथवा बहुलक से निकाले गए प्रत्येक पदों का जो विचलन होता है उसके वर्गों का माध्य निकालते हैं, और वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो उसी धनात्मक वर्गमूल को ही मानक विचलन कहते हैं। क्लियर है? तो लिख लीजिए मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू। लिखिए मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू। मानक विचलन मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू। मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू मानक विचलन। चलिए इसमें देखिए, लिख लीजिए सभी लोग, लिखिए लिखे हुए आंकड़े के, लिखे हुए आंकड़े के प्रत्येक पदों का, प्रत्येक पदों का समांतर माध्य, माध्यिका समांतर माध्य, माध्यिका अथवा बहुलक के साथ निकाले गए विचलनों, निकाले गए विचलनों के वर्ग माध्य, वर्ग माध्य, विचलनों के वर्ग माध्य का धनात्मक वर्गमूल,
विचलनों के वर्ग माध्य का धनात्मक वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। हो गया। इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिख लीजिए नीचे, मानक विचलन स्मॉल सिग्मा बराबर अंडर रूट, यहां पर लिखिए विचलनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग अपान पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जब पहला व्यक्तिगत रूप आंकड़ा, पहला नंबर लिखिए व्यक्तिगत रूप आंकड़ा हो तो, आंकड़ा हो तो, व्यक्तिगत रूप आंकड़ा हो तो, व्यक्तिगत रूप आंकड़ा यानी ऐसे लिखा हो x1 x2 x3 डॉट डॉट एंड सो ऑन x। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, कि जब केवल आंकड़ा लिख दिया जाए, चाहे वो सारणी के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में हो, और सिर्फ कहा जाए कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो मानक विचलन उस दशा में केवल समांतर माध्य से ही ज्ञात किया जाता है, माध्यिका या बहुलक से नहीं। और जब प्रेशर डाल के आपसे कहा जाएगा कि माध्यिका से बहुलक मानक विचलन ज्ञात कीजिए या बहुलक से ज्ञात कीजिए, तभी आप निकालिएगा। परंतु आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर माध्य के द्वारा ही मानक विचलन है आपके सिलेबस में, इसलिए केवल पूछा जाएगा मानक विचलन, तो आपको केवल समांतर माध्य के द्वारा ही मानक विचलन ज्ञात करना है और किसी के माध्यम से नहीं। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखिए, यानी अब ये दिया है तो इसका समांतर माध्य निकालना होगा m। m कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन xn अपान n। तो ये तो आ गया m, और जब m आ गया तब यहां पर आपको बनाना होगा कॉलम। कॉलम कैसे बनाएंगे? तो पहला कॉलम होगा पद का, दूसरा कॉलम होगा विचलन का, विचलन का, और विचलन में आपको क्या लिखना होगा? विचलन में आपको लिखना होगा d बराबर x माइनस m। ठीक है, या me या mo जो भी लिखना है। यहाँ पर तो x लिखेंगे जिसमें x1 x2 x3 डॉट डॉट एंड सो ऑन xn लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे d1, तो यानी x माइनस m बराबर d1 x1 और x2 माइनस m बराबर d2 x3 माइनस m बराबर d3 डॉट डॉट एंड सो ऑन xn माइनस m बराबर dn। अब यहां पर आपको निकालना होगा d स्क्वायर। अब एक कॉलम बढ़ गया कि d का वर्ग करना होगा, जो भी यहां पर आएगा, माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे, और उसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, d3 का स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन dn का स्क्वायर। अब यहां पर जोड़ देंगे सिग्मा d स्क्वायर, और n तो है ही, तो जो मानक विचलन होगा वो हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर अपान n।
ये हो जाता है मानक विचलन सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। तो लिख लीजिए इसे, सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सपोज दैट प्रश्न में ये कहा जाए कि प्रश्न है पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये प्रश्न है, मानक विचलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पद लिखा गया है, तो पद में हम लोग लिख दें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो हो गया पद। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए, एम निकालने के लिए सबको जोड़ दें, 2+3+4+5 +6+7+8 अपान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7। तो ये हो जाएगा कितना? तो 7 5 यानी यहाँ पे हो जाएगा, सबको जोड़िए तो 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 26 और 15, 35। तो 35/7 यानी 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 - 5 बराबर -3, 3 - 5 बराबर -2, 4 - 5 बराबर -1, 5 - 5 बराबर 0, 6 - 5 बराबर 1, 7 - 5 बराबर 2, 8 - 5 बराबर 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि -3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और -2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, -1 का वर्ग करेंगे तो 1, और यहाँ पर 0 का वर्ग करेंगे तो 0, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। अब यहाँ पर क्या होगा कि जोड़ दें तो ये सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14 1 15 15 4 19 9 28, ठीक है। और पदों की संख्या कितना है? तो 7 है, तो इसमें रख दें, तो ये हो जाएगा कितना? 28/7, और ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, तो √4 और 4 का वर्गमूल 2, तो मानक विचलन कितना आ गया? 2। मानक विचलन कितना आ गया? 2। तो इस तरह मानक विचलन ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? उम्मीद है कि अब आप निकाल लेंगे मानक विचलन, व्यक्तिगत रूप में आंकड़ा लिखा गया होगा, तो जल्दी से ज्ञात कर लीजिए इसका। हो गया? अ,
हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा कि यदि सारणिक के रूप में लिखा होता, तो सारणिक के रूप में लिखा गया होगा तो मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सारणिक के रूप में लिखा हो उस कंडीशन में। दूसरा है जब सारणिक के रूप में हो, ठीक है, सारणिक के रूप में हो तो उस कंडीशन में हमें क्या लिखना होगा, पहला पद या माध्यमान, ठीक है, पद या माध्यमान x, इसमें लिखेंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट एंड सो ऑन xn। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, f, बारंबारता में लिखेंगे f1 f2 f3 डॉट डॉट एंड सो ऑन fn। यहाँ पर लिखेंगे विचलन, डेविएशन, विचलन डेविएशन d x माइनस m, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस एम d1, x2 माइनस एम d2, x3 माइनस एम d3 डॉट डॉट xn माइनस एम, ये हो जाएगा dn। चिन्ह सहित रखेंगे, यहाँ पर d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, d3 का स्क्वायर, dn का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f का गुणा करेंगे d स्क्वायर, f इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है f1 इंटू डी1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा f2 इंटू डी2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा f3 इंटू डी3 का स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन fn इंटू dn का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग जो है यहाँ पर लास्ट में निकालेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर, जो कि विचलनों के वर्गों का योग होगा, और यहाँ पर अगर हम सिग्मा एफ निकाल लेंगे तो विचलनों की संख्या हो जाएगा, तो मानक विचलन पदों की संख्या जो लिखा गया, तो मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ज्ञात करते समय हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ, और ये हो जाएगा मानक विचलन। ठीक है, तो लिख लीजिए, जल्दी से कॉलम बना लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए सभी लोग। हो गया? हो गया। चलिए इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी आंकड़ा, जैसे मान लेते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा दे दिया जाए, उसके लिए मानक विचलन ज्ञात करना। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा दे देते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, पद और बारंबारता फ्रीक्वेंसी, पद यानी x और बारंबारता यानी f, और 2 3 4 5 6, और बारंबारता में 3 5 3 2 3, ठीक है, और इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए।
मानक विचलन ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका मानक विचलन ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले पद लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद पद, तो पद लिखा जाए यहाँ पर x, तो 2 3 4 5 6, बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता में 3 5 3 2 3, ठीक है। चलिए और यहाँ पर सिग्मा एफ जोड़ देते हैं तो कितना जाएगा? 5 3 8 3 11 2 13 13 3 16। अब चलिए सबसे पहला काम हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है एम। एम के लिए आप जानते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करना होगा, ये रफ कार्य कर लेंगे। क्या करेंगे? रफ कार्य। 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6। 3 में 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, और 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, और 6 का 3 में गुणा करेंगे 18। या तो हम यहीं पर एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का, तो ज्यादा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी चाहिए वैसे आप बना लीजिएगा, जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 2 13, 13 और 8 21 को 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 61 हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 61 बटा सिग्मा एफ, तो 16, ठीक है। 61 बटा 16 सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये 61 बटा 16, तो 16 चौके 64, 16 तिया 48, ठीक है। कितना बचेगा? 13, 130 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव बढ़ेगा तो 130। अब यहाँ पर भाग दीजिए 16 से 130 में, तो कई बार जाएगा? 16 16 साते, 16 आठे, देखें 8 छके 24, आठे कम 8, 8 छक 48, 8 छक 48 और आठे कम 8 4 12, 128। तो 8 बार गया, 3.8 बचा कितना? 2, तो 1 बार जाएगा। चलिए तो मान लेते हैं 3.81, ठीक है। 3.81, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3.81, 3 माइनस 3.81, और 4 माइनस 3.81, 5 माइनस 3.81, 6 माइनस 3.81, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? घटा दें, देखते हैं क्या क्या आता है। तो चलिए यहाँ पर पहले घटाकर निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1.81। यहाँ पर हो जाएगा 0.81। यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पर 5 में से तो 1.19, यहाँ पर 2.19, ठीक है। अब यहाँ पर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर करेंगे तो इसी का वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, लेकिन ये प्लस होगा। तो माइनस का वर्क करेंगे, -1.81, ठीक है। इसका वर्क करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पर -0.81, इसका भी वर्क करना है, और 0.19 का वर्क करना है। यहाँ पर 1.19 का वर्ग करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2.19 का वर्क करना है, ठीक है। और ये सब रफ कार्य करेंगे, जल्दी से ना करेंगे, वर्क करेंगे, वर्क करके जोड़ेंगे। सब टाइम टेकन होता है, समय लगता है, ठीक है। तो डी स्क्वायर ये कर लेते हैं, डी स्क्वायर का मान निकालिए जल्दी से, और फिर डी स्क्वायर निकल जाएगा तो एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। और एफ इंटू डी स्क्वायर करके, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे F1 इंटू डी वन स्क्वायर। जल्दी से करिए, गुणा करिए, जल्दी से गुणा करके लिखिए सभी लोग। वर्क करके यहाँ पर कॉलम बनाइए, डी स्क्वायर का निकालिए, फिर एफ इंटू डी स्क्वायर लिखना है। जल्दी से वर्क करिए सभी लोग।
हो गया। जल्दी से करिए, 1.81 का वर्क करिए। कितना जाएगा? 3.2761। ठीक है, 0.81 का वर्क करिए। तो ये हो जाएगा 0.6561। ठीक है, 0.19 का वर्क करिए, तो ये हो जाएगा 0.0361। ठीक है, अब इसका करिए 1.19 का। ये हो जाएगा 1.4161। 1.4161 और 2.19 का वर्क करिए, तो 4.7961। ठीक है, चलिए ये हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ठीक, स्क्वायर करने के बाद अब क्या करना है, एफ इंटू डी स्क्वायर। एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर में एफ का मान यहाँ है, तो 3 × 3.2761 और 5 इंटू 0.6561 और 3 इंटू 0.0361। ठीक है, 2 इंटू 1.4161 और फिर 3 इंटू 4.7961। अब इसका गुणा करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए गुणा करिए और इसका निकालिए। तो 3 का गुणा करते हैं, 3 कम 3, 3 छके 18, 3 सते 21 और 1 22, 3 दूना के 6, 2 8, 3 तिली के 9। तो यहाँ हो गया 9 पॉइंट इतना। 5 का गुणा करिए, 5 कम 5, 5 छके 30, 5 5 25, 3 28, 5 छके 30, 2 32। अब ये 3 का गुणा, 3 कम 3, 3 छके 18, 3 तिली के 9, 1 10। ठीक है, अब 2 का गुणा, 2 कम 2, 2 छके 12, 2 कम 2 1 3, 2 चौके 8, 2 कम 2। ये हो गया 2.8322। अब 3 का गुणा इसमें, 3 कम 3, 3 छके 18, 3 9 27, 1 28, 3 सते 21 और 2 21 2 23 और 3 चौके 12, 2 14। ठीक है, 14 इतना। अब जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। चलिए
3 5 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 3 16 को 6, 1 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 8 19, 8 27, ठीक है 2, फिर 2 2 4, 4 और 8 12, 12 और 0 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 को 3 2, फिर 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 8 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 को 4 2, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 को 16 4 20, 20 को 0 और 2 और 1, 2 और 1 3, ये हो गया 1 2 3 4, 30.437 और ये कितना आ गया 16। तो अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मानक विचलन ज्ञात करेंगे। तो मानक विचलन का फार्मूला तो आपको पता है कि अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 30.436 बटा कितना 16, अब इसको भाग देकर पहले निकालेंगे और उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले भाग दे लें, भाग देकर निकाला जाए, ठीक है। तो चलिए पहले भाग दे लेते हैं, दे लीजिए भाग जल्दी से, मैं कैलकुलेशन करिए सभी लोग। आएगा 1 पॉइंट, इसको भाग देंगे तो आएगा 1.90235 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम लोग। तो वर्गमूल आएगा इसका 1.38, इसका वर्गमूल लगभग आएगा 1.38, ठीक है। इसका वर्गमूल लगभग 1.38 के करीब में आएगा। हो गया, लगा लीजिए जल्दी से इसे। हो गया, तो ये था मानक विचलन, ठीक है। ठीक यही प्रोसेस, यही काम करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों में, लेकिन सवाल ये है कि ये काम करने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, नो डाउट, इसमें दो राय नहीं है। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा, तब जाके हम लोग थोड़ा कम समय लगाएंगे। जोड़ घटाना, गुणा भाग, वर्ग और वर्गमूल इसमें बहुत फास्ट होना चाहिए। हमने वर्क करना सिखाया था आप लोगों को कि वर्क कैसे होता है, जल्दी से ना अगर वही प्रोसेस लगा दे तो तेजी से कर लेते, ठीक है। तो अगर वो प्रैक्टिस है आपके पास तो बहुत तेजी से करेंगे और तुरंत कर लेंगे, बहुत ही कम समय लगेगा। लेकिन वर्ग आएगा तब, वर्ग का सिखाने के लिए तो हमने सिखाया है, लेकिन कौन प्रैक्टिस करता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है समय ज्यादा लग जाते हैं। चलिए फिलहाल प्रैक्टिस अगर आप करते होंगे तो निश्चित रूप से कम समय में कर लेंगे, ठीक है। अब यही काम जो है वर्गीकृत आंकड़ा होता तो केवल एक बढ़ जाता कि इससे पहले वर्ग अंतराल लिखते और उसके बाद माध्यमान लिखते और फिर बारंबारता, फिर विचलन, फिर डी स्क्वायर और समांतर माध्य निकालने के बाद सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एक्स, ठीक है। उसके बाद यही काम करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा मानक विचलन निकालते कैसे हैं, ठीक है। मानक विचलन ये था। अब होता है मानक विचलन गुणांक। जैसे मान लेते हैं
कि मानक विचलन गुणांक इसी का पूछा जाता है, इसी आंकड़े का मानक विचलन गुणांक पूछा जाता है। तो जैसे मानक विचलन ये निकल गया, यहाँ पर आ गया कि मानक विचलन कितना आया, मानक विचलन आया आपका 1.38 आ गया। तो मानक विचलन गुणांक अगर पूछा जाता है तो इसी मानक विचलन में ये किससे ज्ञात किया गया है, समांतर माध्य से ज्ञात किया गया है। तो समांतर माध्य से भाग दे देंगे और m का मान कितना था 3.81, तो इसमें 3.81 से भाग देंगे तो मानक विचलन गुणांक आ जाएगा। ठीक है, तो मानक विचलन गुणांक अगर आपसे पूछा जाए तो मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक ये होता है मानक विचलन अपान m या ME या MO, जिससे आप ज्ञात करिएगा। हालांकि आपके सिलेबस में तो समांतर माध्य के द्वारा ही है, तो समांतर माध्य ही लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, समांतर माध्य लिखना है, यानी मानक विचलन बटे समांतर माध्य। क्लियर। अब देखिए, यानी यहाँ पर इसी का अगर निकालना होता तो 1.38 अपान क्या लिख देते 3.81, मानक विचलन गुणांक निकल जाता है। इस आंकड़े का अगर निकालना होता, इसका निकालना होता तो हम यहाँ पर क्या कर लेते, यही बराबर लिख देते 1.38 अपान लिखते 3.81, बस मानक विचलन गुणांक आ जाता है। अब देखिए विचरण गुणांक, मानक विचरण गुणांक, विचरण गुणांक मानक विचरण गुणांक, ये क्या हो जाता है कि जो मानक विचलन गुणांक है, ठीक है, मानक विचलन गुणांक जो है गुणे 100 कर देते, बस 100 का गुणा कर दें तो प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है मानक विचरण गुणांक। जैसे इसी में 100 से गुणा कर देते, बस निकल जाता मानक विचरण गुणांक। और मानक विचलन गुणांक जब कहेगा तो केवल मानक विचलन में समांतर माध्य से भाग देंगे, और जब विचरण गुणांक कहेगा तो मानक विचलन में समांतर माध्य से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा विचरण गुणांक। तीसरा होता है प्रसरण। तो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण, और प्रसरण निकालेंगे, प्रसरण। ठीक है, तो प्रसरण होता है मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन का वर्ग, ऐसे। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे तो केवल सिग्मा डी स्क्वायर अपान एफ एन या फिर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ, यानी जो ये मानक विचलन आया है ये इसी का वर्ग कर देंगे तो यही मिलेगा, यानी ये अंदर वाला मिलेगा, ये अंदर वाला भाग मिलेगा, अर्थात ये अंदर वाला भाग जो आया है वो इतना आया है, और ये हो जाएगा क्या, प्रसरण। इसी को हम प्रसरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रसरण क्या होता है, तो मानक विचलन का वर्ग प्रसरण कहलाता है, अथवा हम कहें तो विचलनों के वर्ग माध्य, विचलनों के वर्ग माध्य को प्रसरण कहते हैं, विचलनों के वर्ग माध्य को प्रसरण कहते हैं, और वर्ग माध्य के धनात्मक वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब मानक विचलन का वर्ग कर दें, बस प्रसरण निकल जाएगा। तो ये तो था आपका मानक विचलन ज्ञात करने का तरीका। और मानक विचलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, मानक विचरण गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, और प्रसरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका तरीका। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन किस ढंग से किया जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।